ओम ओम। आज हम ल्यूसेंट्स का जो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है उसके जो हिस्ट्री का जो प्रश्न है उसको देखेंगे। आज का ये लगभग मेरा ये चौथा वीडियो है, ठीक है। इसमें हम पेज नंबर 40 तक के प्रश्नों को देखेंगे। पेज नंबर 31 से लेकर पेज नंबर 40 तक के जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ठीक है, शुरू करते हैं। ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर एक प्रश्न को 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा याद हो। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। शुरू कर रहे हैं यहाँ से चैप्टर नंबर 8 से। मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल से शुरू कर रहे हैं, जो 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईसा पूर्व के मध्य में है। मौर्य उत्तर काल यानी गुप्त उत्तर पूर्व काल को देख रहे हैं, 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट वीरदर्थ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? पुष्यमित्र शुंग ने। अंतिम मौर्य सम्राट वीरदर्थ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वीरदर्थ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वीरदर्थ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति। कौनव या कानव वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। कौनव या कानव वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। निम्न में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कुषाण काल में के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली का। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली का। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम था? पेशावर का। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम था? पेशावर का। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण था गंधार कला। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण था गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण ने। किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण ने। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? शीशा के। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? शीशा के। कनिष्क के समकालीन कौन थे? नगा, अर्जुन, अश्वघोष एवं वसुमित्र। कनिष्क के समकालीन थे नगा, अर्जुन, अश्वघोष एवं वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं के को करमुक्त भूमि या गाँव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहनों ने। सातवाहनों वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गाँव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहनों ने। भारतीय रंगमंच मंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने। निम्न में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई? कुषाण शासकों ने। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? कुषाण शासकों ने। चरक और नगा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के। चरक और नगा अर्जुन किसके दरबार के शोभा थे? कनिष्क के। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? कनिष्क के। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में से हुआ था? कनिष्क के।
तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला का। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया? आंध्र से। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया? आंध्र से। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? पैठन या प्रतिष्ठान। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? पैठन या प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल ने। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल ने। 32 नंबर पेजों को देखेंगे अब। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। सातवाहनों शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। लिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सबसे पहले शुंग आएगा, शुंग के बाद सातवाहन आएगा, सातवाहन के बाद गुप्ता वंश आएगा, लास्ट में चोल वंश आएगा। इन राजवंशों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले आएगा कौन? शुंग वंश, फिर आएगा सातवाहन वंश, फिर गुप्ता वंश आएगा, फिर चोल वंश आएगा। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणकारियों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? बैक्ट्रियन या ग्रीक ने। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? बैक्ट्रियन या ग्रीक ने। सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग और सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में शासक है, सूची 2 में उसकी उपाधियाँ हैं। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था। कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता था। कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता था। खारवेल की उपाधियाँ कलिंग चक्रवर्ती था। खारवेल की उपाधियाँ कलिंग चक्रवर्ती है। खारवेल की उपाधियाँ कलिंग चक्रवर्ती है। कुमारगुप्ता का उपाधियाँ महेंद्रादित्य है। कुमारगुप्त का उपाधि महेंद्रादित्य है। कुमारगुप्त का उपाधि महेंद्रादित्य है। अशोक को प्रियदर्शी उपाधि था। कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता था। कनिष्क को देवपुत्र, इस आंसर डी होगा। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व में। सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक संवत किस समय में शुरू हुआ? विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ। शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ। गुप्त संवत 320 ईस्वी में शुरू हुआ। गुप्त संवत 320 ईस्वी में शुरू हुआ। करली संवत 3102 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। करली संवत 3102 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? कौनौ ने। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? कौनौ ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया कुषाणों ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे को सिक्कों को जारी किया कुषाणों ने। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की, गलत है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, सही है। आंसर सी होगा। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? महायान। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? महायान। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक
महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? चतुर्थ बौद्ध संगति। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है चतुर्थ बौद्ध संगति। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदमन द्वारा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदमन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म में प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोंडोफिरनस। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोंडोफिरनस के काल में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कड़फिसस द्वितीय ने। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कड़फिसस द्वितीय ने। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। किस वंश के शासक ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? शक ने। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? शक ने। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कला का अनुक्रम है? सबसे पहले यूनानी है, फिर शक, फिर कुषाण। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कला का अनुक्रम है? यूनानी है, फिर शक है, लास्ट में कुषाण आएगा। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। भारत में पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज्य था बैक्टीरिया। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज्य था बैक्टीरिया। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? करसारपन। चार धातु सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा से बनने वाले सिक्कों को करसारपन कहा जाता था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? कोचीन। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? कोचीन। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में सत्य है बारबेरिकम, अरिकामेडू, बेरिगाजा, भरौच। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में सत्य है बारबेरिकम, अरिकामेडू, बेरिगाजा, भरौच। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिट्रियन सी में पेडुके नाम से संबोधित किया गया है? अरिकामेडू को। अरिकामेडू स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिट्रियन सी में पेडुके नाम से संबोधित किया गया है, अरिकामेडू को। मौर्य काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? डेमेट्रियस ने। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? डेमेट्रियस ने। किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया? मिनांडर ने। किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया? मिनांडर ने। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष है। कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष है। सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। इंडो ग्रीक हिंद इयोन को कहा जाता था। इंडो ग्रीक हिंद इयोन को कहा जाता था। शक सिथियन को कहा जाता है। शक सिथियन को कहा जाता है। पार्थव पहलव को कहा जाता है। पार्थव पहलव को कहा जाता है। पार्थव पहलव को कहा जाता है। शक सिथियन को, इंडो ग्रीक हिंद इयोन को। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिएगा। राज्य उसकी राजधानियाँ। सुंग की राजधानी विदिशा थी। सुंग की राजधानी विदिशा। सुंग की राजधानी विदिशा। चेदी की राजधानी कलिंग था। चेदी की राजधानी कलिंग। चेदी की राजधानी कलिंग था। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन। कुषाण की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर था। कुषाण की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर था। कुषाण की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर था। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन था।
चेदी की राजधानी कलिंग था, सुंग की राजधानी विदिशा। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? कुषाणों ने। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण ने। निम्न में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? बरहुत का स्तूप का, भाजा स्तूप का, सांची स्तूप की वेदिका व तोरण द्वार का, सभी का। किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? बरहुत का स्तूप का, भाजा स्तूप का, सांची स्तूप की वेदिका व तोरण द्वार का निर्माण शुंग काल में हुआ। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाधय ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? वृहत्कथा का। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाधय ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? वृहत्कथा का। निम्न कथनों पर विचार करें। बोधगया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया, सही है। बोधगया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया, एकदम सही है। चौथी सही है। प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण ने। प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी से। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी से। निम्न में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाकच्छप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, एकदम सही है। 2 और 3 सही है। प्राचीन भारत देश के अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सही है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, सही है। श्रेणी के अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, सही है। इसका आंसर इसका सी होगा। रबातक अभिलेख के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कनिष्क और कड़फिसस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए है, सही है। रबातक अभिलेख के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कनिष्क और कड़फिसस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए था, सही है। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया? सेनगुट्टवन। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया? सेनगुट्टवन ने। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन से। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन से। तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? टोल्कापियम। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? टोल्कापियम। निम्न राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? कदम का। किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? कदम राजवंश का। चेर राजवंश, चोल राजवंश एवं पांड्य राजवंश का हुआ है उल्लेख है संगम साहित्य में। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। टोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। टोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। पेज नंबर 34 पर है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य।
किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांडय। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? मामूलनार ने। किसने उल्लेख किया है कि नंदू ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है था? मामूलनार ने। सूची को सूची दूसरे के साथ समय कीजिए। राज और राजकीय चिन्ह। चेर राज्य का राजकीय चिन्ह धनुष था। चेर राज्य का राजकीय चिन्ह धनुष था। चोल का बाघ था। चोल राज्य का बाघ राजकीय चिन्ह था। चोल राज्य का बाघ था राजकीय चिन्ह। पांडय का मछली। पांडय राज्य का राजकीय चिन्ह मछली था। चोल राज्य का राजकीय चिन्ह बाघ था और चेर राज्य का राजकीय चिन्ह धनुष था और पांडय राज्य का राजकीय चिन्ह मछली था। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। पुस्तक और लेखक। टोलकापियम का लेखक था टोलकापियर। टोलकापियम के लेखक था टोलकापियर। शिल्पाधिकारम का लेखक था इलांगो आडिगल। शिल्पाधिकारम का लेखक था है इलांगो आडिगल। मणिमेखलाई के लेखक है शीतलैन सटनार। मणिमेखलाई के लेखक है शीतलय सटनार। जीवक चिंतामणि के लेखक है तिरुतकदेवर। जीवक चिंतामणि के लेखक है तिरुतकदेवर। जीवक चिंतामणि के लेखक है तिरुतकदेवर। मणिमेखलाई के लेखक है शीतलय सतनार। शिल्पाधिकारम के लेखक है इलांगो आदिगल। टोलकापियम के लेखक है टोलकापियर। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। क्षेत्र उसका अर्थ है। कुरुंजी का अर्थ है पहाड़ी। कुरुंजी क्षेत्र का अर्थ है पहाड़ी। कुरुंजी क्षेत्र का अर्थ है पहाड़ी। पालाई क्षेत्र का अर्थ है मरुभूमि या निर्जन स्थल। पालाई क्षेत्र का अर्थ है मरुभूमि या निर्जन स्थल। पालाई क्षेत्र का अर्थ है मरुभूमि या निर्जन स्थल। मुलाई क्षेत्र का अर्थ है जंगल। मुलाई का अर्थ है जंगल। मुलाई क्षेत्र का अर्थ है जंगल। मरुदम क्षेत्र का अर्थ है कृषि भूमि। मरुदम क्षेत्र का अर्थ है कृषि भूमि। मरुदम क्षेत्र का अर्थ है कृषि भूमि। नेउल क्षेत्र का अर्थ है तटीय क्षेत्र। नेउल क्षेत्र का अर्थ है तटीय क्षेत्र। नेउल क्षेत्र का अर्थ है तटीय क्षेत्र। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। सम्मिलित कीजिए। संगम उसका अध्यक्ष है। प्रथम संगम का अध्यक्ष था अगस्त्यस। प्रथम संगम का अध्यक्ष था अगस्त्यस। द्वितीय संगम का अध्यक्ष था अगस्त एवं तोलकापियर। द्वितीय संगम का अध्यक्ष था अगस्त एवं तोलकापियर। तृतीय संगम का अध्यक्ष था नकीरर। तृतीय संगम का अध्यक्ष था नकरीरर। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? टोलकापियम। कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? टोलकापियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अगस्त्य ऋषि के बारे में। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अगस्त्य ने। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्ट के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पांडय नरेश ने। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पांडय नरेश ने। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबिल। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबिल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पदिकारम को। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पदिकारम को। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है मणिमेखलाई को। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है मणिमेखलाई को। पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? कारिकाल ने। पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? कारिकाल ने। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। किसके संबंध में यह कहावत है? जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है।
कावेरी डेल्टा का। किसके संबंध में यह कहावत है? जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। कावेरी डेल्टा का। चेर का प्रख्यात शासक था सेनगुटवन। चेर का प्रख्यात शासक था सेनगुटवन। चोल का प्रख्यात शासक था कारिकाल। चोल का प्रख्यात शासक था कारिकाल। पांड्य का प्रख्यात शासक था नेडुंजेलियन। पांड्य का प्रख्यात शासक था नेडुंजेलियन। इसका आंसर होगा ए। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? कोल्चय क्षेत्र से। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? कोल्चय से। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था वीरकल या नाडुकुल। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था वीरकल या नाडुकुल। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? स्कंद या कार्तिकेय। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? स्कंद या कार्तिकेय। संगमकालीन साहित्य में कोण, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। संगमकालीन साहित्य में कोण, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? टोंडी एवं मुसिरी। कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? टोंडी एवं मुसिरी। ऐसा सही इसी होगा। महाकाव्य शिल्पदिकारम किससे संबंधित है? कथानक में जन्म तत्व से। महाकाव्य शिल्पदिकारम किससे संबंधित है? कथानक में जन्म तत्व से। मणिमेखलाई के लेखक कौन है? शीतलेय सत्यनारायण। मणिमेखलाई के लेखक कौन है? शीतलेय सत्यनारायण। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुहर और मुचुरी किस लिए सुविख्यात थे? पतन के लिए। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुहर और मुचुरी किस लिए सुविख्यात थे? पतन के लिए। निम्न में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वटकिरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना। निम्न में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वटकिरुथल की प्रथा को स्पष्ट करता है? युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना। और पढ़ेंगे गुप्ता काल 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक रहा। गुप्त काल 319 से 540 ईस्वी तक रहा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। सूची को सूची सम्मिलित कीजिए। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। विलसर स्तंभ लेख कुमार गुप्ता से संबंधित है। विलसर स्तंभ लेख कुमार गुप्ता से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंद गुप्ता से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंद गुप्त से संबंधित है। मंदसौर लेख बंधु वर्मन से संबंधित है। मंदसौर लेख बंधु वर्मन से संबंधित है। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी संस्कृत।
इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? समुद्रगुप्त को। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंद था। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंद था। गुप्त राजवंश के लिए प्रसिद्ध था, कला व स्थापत्य के लिए। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला व स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? गुप्त काल से। कुछ विद्वानों ने के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्ता से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। फायान किसके शासन में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्ता काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था गुप्त काल। फायान कहाँ का निवासी था? चीन का। फायान कहाँ का निवासी था? चीन का। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक का। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक का। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? कहोम स्तंभ लेख में। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? कहोम स्तंभ लेख में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोधगया में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोधगया में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्ता काल में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्ता काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों को उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? शकों को पराजित करने के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? शकों को पराजित करने के बाद। पेज नंबर 36 पढ़ेंगे। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। फायान और हेनसांग ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः के राज्यों को देखा। फायान और हेनसांग ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को देखा। धनवंतरी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धनवंतरी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। फायान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओ की किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। फायान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओ की में किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर।
अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? गुफा नंबर 16, 17 एवं 19 से। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? गुफा नंबर 16, 17 एवं 19 है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह की शासक के दरबार से जुड़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। अमरकोश के लेखक अमर सिंह की शासक के दरबार से जुड़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। गुप्त संवत 319 से 20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक हरिसेन की शासक दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त के। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन की शासक दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त के। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। सारनाथ के धाम्यक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। सारनाथ के धाम्यक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। गुप्त काल को सोने की मुद्रा कहा जाता है? दिनार। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त काल। गुप्त युग में भू राजस्व की दर था उपज का छठा भाग। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल के। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया? गुप्ता वंश ने। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? गुप्ता वंश ने। दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र के। दिल्ली के मेहरौली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र के। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक है? अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्ता काल में। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्ता काल में। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त काल। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त। कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? जानकी हरण। कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? जानकी हरण। कालिदास ने लिखा है मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम। ये सभी कालिदास कृति है। कालिदास ने लिखा अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्र एवं विक्रमोर्वशीयम। ये सब कालिदास ने लिखा है। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसे गुफाएं मध्य प्रदेश में कहा है? बाघ धार में। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में है बाघ धार में। गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी की अवधि में शासन किया। गुप्त वंश ने 319 से लेकर 500 ईस्वी की अवधि में शासन किया। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्ता काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्ता काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्ता काल में। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सी है? अभिज्ञान शकुंतलम। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। गुप्त वंश के
शासकों को क्रम से लगाइए। सबसे पहले आएगा चंद्रगुप्त प्रथम, फिर उसके बाद आएगा समुद्रगुप्त, 3 नंबर पर आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर 4 नंबर पर आएगा कुमार गुप्ता एवं 5 नंबर पर आएगा स्कंद गुप्ता। सबसे पहले आएगा चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त आएगा, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा, फिर कुमार गुप्ता आएगा, फिर स्कंद गुप्त आएगा। सबसे पहले आएगा चंद्रगुप्त, 2 नंबर पर समुद्रगुप्त, 3 नंबर पर चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा, फिर 4 नंबर पर कुमार गुप्ता आएगा, 5 नंबर पर स्कंद गुप्ता आएगा। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना भरतपुर से। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना भरतपुर से। किस गुप्त शासकों को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमार गुप्ता प्रथम को। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमार गुप्त प्रथम को। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, सही है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ, एकदम सही है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, सही है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, एकदम सही है। इस प्रकार इसका आंसर बी होगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। विशाखदत्त नाटक है, विशाखदत्त नाटक से संबंधित है। वराह मिहिर खगोल वैज्ञानिक थे। वराह मिहिर खगोल विज्ञान से संबंधित है। चरक चिकित्सा से संबंधित, चरक चिकित्सा से संबंधित है। ब्रह्मागुप्त गणित से संबंधित, ब्रह्मागुप्त गणित से संबंधित, ब्रह्मागुप्त गणित से संबंधित है। चरक चिकित्सा से संबंधित है। वराह मिहिर खगोल विज्ञान संबंधित, वराह मिहिर खगोल विज्ञान संबंधित है। और विशाखदत्त नाटक से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र उज्जैन था। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम का। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों है? अभिज्ञान शाकुंतलम का। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है? गुप्ता युग को। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है? गुप्त युग को। गुप्त युग को। कौन सा गुप्त वंश का पतन के कारण नहीं था? सत्ता का नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, यह नहीं था। तो गुप्ता वंश के पतन के कारण था स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हुनों का आक्रमण एवं पर्त प्रांतीय शासकों का विद्रोह। गुप्ता वंश के पतन के कारण है स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हुनों का आक्रमण एवं प्रांतीय शासकों का विद्रोह, यह सभी है। गुप्ता वंश कौन सा नहीं है? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ये कोई कारण नहीं था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्के पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? समुद्रगुप्ता ने। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? समुद्रगुप्त ने। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट ने। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट ने। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है चिकित्सा से। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्ता। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। समुद्रगुप्त संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति से। समुद्रगुप्त गुप्ता प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति से। चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली के लौह स्तंभलेख में है। चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख में है। चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख मेहरौली लौह स्तंभलेख में है। स्कंदगुप्त का अभिलेख भीतरीय स्तंभ लेख है। स्कंदगुप्त का अभिलेख का वर्णन भीतरीय स्तंभ लेख में है। स्कंदगुप्त भीतरीय स्तंभ लेख है। बुधगुप्ता का संबंध पहाड़पुर ताम्रपत्र में है। बुधगुप्ता का अभिलेख पहाड़पुर ताम्रपत्र में है। बुधगुप्ता का अभिलेख पहाड़पुर ताम्रपत्र में है। मुद्रा के प्रकार एवं शासक। कुमार देवी के प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम है। कुमार देवी के प्रकार
चंद्रगुप्त प्रथम है वीणावादन का प्रकार, समुद्रगुप्त है वीणावादन प्रकार, समुद्रगुप्ता संबंधी वीणावादा का वादन, समुद्रगुप्त संबंधित चक्र विक्रम प्रकार है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है चक्र विक्रम प्रकार, चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधित है चंद्र विक्रम प्रकार, चंद्रगुप्त द्वितीय कार्तिकेय प्रकार, कुमारगुप्त प्रथम कार्तिकेय प्रकार, कुमारगुप्त प्रथम कार्तिकेय प्रकार, कुमारगुप्त प्रथम। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। चंद्रगुप्त प्रथम को महाधीराज की उपाधि प्राप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम को महाधीराज की उपाधि प्राप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम को महाधीराज कहा जाता है, समुद्रगुप्त को अश्वमेध पराक्रम कहा जाता है, समुद्रगुप्त को अश्वमेध पराक्रम कहा जाता है, समुद्रगुप्त को अश्वमेध पराक्रम की उपाधि दिया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत कहा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत कहा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत है, स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है, स्कंदगुप्त को सकोप्रम, स्कंदगुप्त को सकोप्रम की उपाधि दी गई है। इस प्रकार इसका आंसर डी होगा। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम है कुमार देवी लिच्छवी, चंद्रगुप्त प्रथम की रानी है कुमार देवी लिच्छवी, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है कुमार देवी लिच्छवी, रामगुप्ता की पत्नी है ध्रुव देवी, रामगुप्ता की पत्नी है ध्रुव देवी, रामगुप्ता की पत्नी है ध्रुव देवी, समुद्रगुप्ता की पत्नी है दत्ता देवी, समुद्रगुप्ता की पत्नी है दत्ता देवी, समुद्रगुप्ता की पत्नी है दत्ता देवी, रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी है प्रभावती गुप्ता, रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी है प्रभावती गुप्त, रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी है प्रभावती गुप्त। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? समुद्रगुप्त ने। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? समुद्रगुप्त ने। सर्वराज्योच्छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। सर्वराज्योच्छेता सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। किसने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कार्य रचना आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय की रचना की। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय की रचना की। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय की रचना की। धन्वंतरी ने नवनीतकम की रचना की। धन्वंतरी ने नवनीतकम की रचना की। धन्वंतरी ने नवनीतकम की रचना की। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांत की रचना की। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतक की रचना की। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतक की रचना की। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? स्कंदगुप्ता ने। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी और दूसरी बार मरम्मत किसने कराई? स्कंदगुप्ता ने। प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक। भुक्ति प्रांत को ऊपरी के कहा जाता था। भुक्ति प्रांत के प्रशासक को ऊपरी कहा जाता था। विषय जिला को विषयपति कहा जाता था। विषयपति जिला के प्रशासक को विषयपति कहा जाता था। विषय जिला के प्रशासक को विषयपति कहा जाता था। नगर के प्रशासक को नगरपति कहा जाता है। नगर के प्रशासक को नगरपति और ग्राम के प्रशासक को ग्राम के प्रशासक को ग्रामी कहा जाता था। भुक्ति प्रांत के प्रशासक को ऊपरी कहा जाता था। विषय जिला के प्रशासक को विषयपति और नगर के प्रशासक को नगरपति और ग्राम के प्रशासक को ग्रामी कहा जाता है। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? एक होगा। कौन सा सुमिलित नहीं है? महासौपति गज सेना का अध्यक्ष कहा जाता है, ये गलत है। महासंधि विग्रहिका युद्ध व शांति का मंत्री को कहा जाता था। महासंधि विग्रहिकता युद्ध व शांति के मंत्री को कहा जाता था। महासंधि विग्रहिक युद्ध व शांति के मंत्री को कहा जाता था। महादंड नायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता था। महादंड नायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता था। महादंड नायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता था।
विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था। विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था। विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था। सम्मिलित कीजिए। क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि को कहते थे। क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि को कहते थे। वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि को कहते थे। वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि को कहते थे। अपरहत भूमि जंगली भूमि को कहते थे। अपरहत भूमि जंगली भूमि को कहते थे। खिल भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को कहते थे। खिल भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को कहते थे। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। कौन सम्मिलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति रविकृति ने थी कि ये गलत है। प्रयाग प्रशस्ति रविकृति गलत है। दक्ष कुमार चरित दंडनी सही है। दक्ष कुमार चरित दंडनी सही है। किरात जुरियम भारवी सही है। किरात जुरियम भारवी सही है। मृछ कटिकम शूद्रक सही है। मृछ कटिकम के लेखक शूद्रक है। मृछ कटिकम शूद्रक है सही है। किरात जुरियम के लेखक भारवी है सही है। दक्ष कुमार चरित के लेखक दंडनी है सही है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? भर्तृहरि के लेखक मेघदूतम है, ये गलत है। भर्तृहरि के लेखक मेघदूतम गलत है। वांग भट्ट अष्टांग हृदय वांग भट्ट का रचनाकार अष्टांग हृदय। वांग भट्ट का रचनाकार रचना अष्टांग हृदय है। विशाख दत्त का रचना मुद्रा राक्षस है। विशाख दत्त का रचना मुद्रा राक्षस है। विशाख दत्त का रचना मुद्रा राक्षस है सही है। कमांडक की रचना नीतिसार है सही है। कमांडक की रचना नीतिसार है सही है। कमांडक की रचना नीतिसार है। सूची को सूची दूसरा श्रेष्ठी को साहूकार कहा जाता था। श्रेष्ठी साहूकार कहते थे। श्रेष्ठी साहूकार कहते थे। सार्थवाह व्यापारी को कहते हैं। सार्थवाह व्यापारी को कहते हैं। सार्थवाह व्यापारी को कहते हैं। कुली के शिल्पी या कारीगर को कहते हैं। कुली के शिल्पी या कारीगर को कहते थे। कुली शिल्पी व कारीगर को कहते थे। कायस्थ लेखक को कहते थे। कायस्थ लेखक को कहते थे। कायस्थ लेखक को कहते थे। ये सभी उत्तरकालीन थी। इसका आंसर ये होगा। मिहिरकुल का संबंध था हुन से। मिहिरकुल का संबंध था हुन से। कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मौखरी। कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मौखरी। गुप्त राजा की जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों नहीं खींच रहा है? उसकी जंग रोधक के कारण। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी जंग रोधकता के कारण। पुंडवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित है उत्तर बंगाल में। पुंडवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित है उत्तर बंगाल में। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशेष उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? बाघ गुफा में। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? बाघ गुफा में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस शिलालेख में से मिलती है? दसपुर शिलालेख से। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? दसपुर शिलालेख से। अब पढ़ेंगे गुप्त उत्तर काल या वर्धन वंश 6 से 47 ईस्वी तक। गुप्त उत्तर काल या वर्धन वंश 6 से 47 ईस्वी तक पढ़ेंगे। थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन ने। थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन ने। सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। वर्धन एवं थानेश्वर। वर्धन राज्य की राजधानी थी थानेश्वर। वर्धन राज्य की राजधानी थी थानेश्वर। वर्धन राज्य की राजधानी थी थानेश्वर। मौखरी वंश की राजधानी थी कनौज। मौखरी वंश की राजधानी थी कनौज। मौखरी राज्य की राजधानी थी कनौज। वाकाटक की राजधानी पुरिका थी। वाकाटक राज्य की राजधानी पुरिका थी। वाकाटक राज्य की राजधानी पुरिका था। मैत्रक राज्य की राजधानी वल्लभी थी। मैत्रक राज्य की राजधानी वल्लभी थी। मैत्रक राज्य की राजधानी वल्लभी थी। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ये होगा।
सुनित कीजिए। राजवंश संस्थापक। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। मोखरी वंश का संस्थापक ईशान वर्मा था। मोखरी वंश का संस्थापक ईशान वर्मा था। मोखरी वंश का संस्थापक ईशान वर्मन था। मोखरी वंश का संस्थापक ईशान वर्मन था। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। मैत्रक वंश का संस्थापक भौतार्क 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 था। इसी प्रकार इसका आंसर क्या होगा? बी। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई वैजयंती या वनवासी को। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई वैजयंती या वनवासी को। निम्न में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हेनसांग ने। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हेनसांग ने। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। वानभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। वानभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। प्रतापशील हुन एवं हरिण केसरी महाराजधिराज नाटक उपाध्याय किसकी थी? प्रभाकर वर्धन की। प्रतापशील हुन हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियाँ किसकी थी? प्रभाकर वर्धन की। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कनौज में। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कनौज में। सकलोटरा पथनाथ किसे कहा गया है? हर्षवर्धन को। सकलोटरा पथनाथ किसे कहा गया है? हर्षवर्धन को। हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को। हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के शासक के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा के। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा के। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कनौज। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कनौज। पेज नंबर 39 है। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? वानभट्ट ने। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? वानभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मोखरी नरेश ग्रह वर्मा से। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मोखरी नरेश ग्रह वर्मा से। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? गौर नरेश शशांक ने। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? गौर नरेश शशांक ने। हर्षवर्धन ने 6 से 6 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हर्षवर्धन ने 6 से 6 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कनौज ले गया? हर्षवर्धन ने। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कनौज ले गया? हर्षवर्धन ने।
कनौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कनौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि वानभट्ट निवासी था थानेश्वर का। कवि वानभट्ट निवासी था थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कनौज व प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कनौज व प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली व प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सी युकी की रचना। आज भी भारत में हेनसांग की याद करने की मुख्य कारण है सी युकी की रचना। हर्षवर्धन की विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाले पुलकेशिन द्वितीय को कहाँ का शासक था? वाटापी या बादामी का। हर्षवर्धन की विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? वाटापी या बादामी का। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई सुंग के पास एक राजदूत भेजा? हर्षवर्धन ने। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई सुंग के पास एक राजदूत भेजा? हर्षवर्धन ने। लास्ट पेज है 40 है। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया? वांग हुएन से। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया? वांग हुएन से। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? हेनसांग को। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? हेनत्सांग को। हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14 वर्ष। हेनसांग भारत में लगभग 14 वर्ष रहा। हेनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया कनौज में। हेनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 में करवाया कनौज में। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है हर्षवर्धन को। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। निम्न में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? हर्षवर्धन ने। किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? हर्षवर्धन ने। सूचियों को सुमिलित कीजिए। राज्य और राजधानी। हर्षचरित कादंबरी हर्षचरित कादंबरी के लेखक है वानभट्ट। हर्षचरित कादंबरी के लेखक है वानभट्ट। हर्षचरित कादंबरी के लेखक है वानभट्ट। नीति शतक श्रृंगार शतक एवं भक्ति शतक के लेखक है भर्तृहरि। नीति शतक श्रृंगार शतक एवं भक्ति शतक के लेखक है भर्तृहरि। नीति शतक श्रृंगार शतक एवं भक्ति शतक लेखक है भर्तृहरि। सूर्य शतक लेखक है मयूर। सूर्य शतक लेखक है मयूर। सूर्य शतक लेखक है मयूर। प्रियदर्शिका रत्नावली एवं नागानंद के लेखक है हर्षवर्धन।
प्रियदर्शिका रत्नावली ओम नागानंद के लेखक हर्षवर्धन। प्रियदर्शिका रत्नावली ओम नागानंद का लेखक हर्षवर्धन। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। निम्न में से कौन सा हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था? कालिदास। ये हर्षवर्धन के दरबार से नहीं था, हर्षवर्धन के दरबार से नहीं था कालिदास। हर्षवर्धन के दरबार से था वानभट्ट भृतृहरि एवं मयूर। हर्षवर्धन के दरबारी कवि था वानभट्ट भृतृहरि एवं मयूर। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। सही है। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली के कुछ संशोधनों को के साथ अपनाया। सही है। इसीलिए ये और दोनों सही तैयार का सही व्याख्या है। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को अपनाया, इसी कारण से हर्षवर्धन ने नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, इसलिए इसी का ये होगा। ठीक है। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था। सिंहनाद महासेनापति था। सिंहनाद महासेनापति था। कुंतल सेनापति अश्व सेना का था। कुंतल सेनापति अश्व सेना का था। उपयोग सही सभी सम्मिलित है। किसका कथन है? भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, जिन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं। भारतीय स्वच्छता प्रेमी है हेनसांग। किसका कथन है? भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, जिन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं। भारतीय स्वच्छता प्रेमी है हेनसांग ने। घाटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता है खेत की सिंचाई के लिए। घाटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाई के लिए। निम्न में से कौन सा वाक्यांश हर्षोत्तर काल के स्रोतों में समानतया उल्लिखित हुंडी के प्रकृति स्वरूप को परिभाषित करता है? विनिमय पत्र। कौन सा वाक्यांश हर्षोत्तर काल के स्रोतों में समानतया उल्लिखित हुंडी की प्रकृति स्वरूप को परिभाषित करता है? विनिमय पत्र। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ था जलाशय की भूमि। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ था जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/6 से 1/10 तक। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/6 से 1/10 तक। मोखरी शासकों की राजधानी थी कनौज। मोखरी शासकों की राजधानी थी कनौज। सीयूकी नामक यात्रा विवरण किससे जुड़ा था? ह्वेनत्सांग से। सीयूकी नामक यात्रा विवरण जुड़ा है ह्वेनत्सांग से। और प्रश्न विविध प्राचीन भारत का प्रश्न विविध प्राचीन भारत के हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। प्राचीन भारत में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। प्राचीन भारत में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। प्राचीन भारत में तक्षशिला नालंदा विक्रमशिला ये सब विद्या अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन भारत में तक्षशिला नालंदा तो विक्रमशिला ये सब क्या था? विद्या अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जा सकने वाले बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां कब्रें थी। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां कब्रों। किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र का। किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र का। इस प्रकार से आज का ये वीडियो ख़त्म हो रहा है। ये वीडियो था पेज नंबर ये वीडियो था लगभग पेज नंबर 31 से लेकर पेज नंबर 40 तक, जो कि बहुत ही
अति महत्वपूर्ण प्रश्न था कोएफिशिएंट का, हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। वीडियो को देखकर तब पढ़ाई कीजिए, वॉइस पढ़िए, या अगर आपके पास किताब है तो किताब को खोल कर रख लीजिए और वीडियो चला के देखिए, पढ़िए, सुनिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते जाइए। बहुत ही कम समय में आपका पूरा रिवीजन होगा, ठीक है। और आपको सभी एग्ज़ाम बहुत ही फ़ायदेमंद करेगा, ठीक है। बाय। विदा लेते हैं इस वीडियो से। हो सके तो अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, ताकि सभी लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है।